मनोज सर, मेरा नाम विपिन है और काफ़ी दिन पहले सर आपका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया था जो मैंने काफ़ी तरीके से देखा, अच्छी तरीके से, जिसमें आपने मनुस्मृति के बारे में बात की थी। और आपने उस वीडियो में क्या किया था कि गोलमोल घुमा दिया, तो कुछ तथ्यात्मक चीज़ें आपने, जो सच्चाई है वो आपने नहीं बताई थी चीज़ें। तो उसी जिज्ञासा के साथ मैं आज आपके पास आया हूँ कि उसकी वास्तविकता क्या है। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने तो इतना ज़्यादा मनुस्मृति का विरोध किया है कि उन्होंने जलाने तक की बात कही थी कि सारी मनुस्मृति हैं उनको जला देना चाहिए। तो इसमें क्या सच्चाई है सर? आप सही तरीके से आप मुझे डिस्कस करके बता सकते हैं सर। विपिन जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मनुस्मृति जो है वो बाज़ार में है। तो एक तो जो लोग सुन रहे हैं या जिनको भी ऐसी शंका है, वो लोग अमेज़ॉन पर जाकर मनुस्मृति की एक प्रति मंगा भी सकते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप कोई किताब पढ़ नहीं सकते, तो आप उसको पढ़ेंगे तभी आप सच्चाई समझेंगे। बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ते हैं या जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, वो लोग तमाम तरह से अपनी मनगढ़ंत बातें करते हैं और उसके आधार पर अपने फैसले लेते हैं। मनुस्मृति, मैंने क्या कहा था उस वीडियो में? मैंने कहा था कि चारों वर्ण एक ही व्यक्ति के अंदर हैं। एक आदमी जब काम करता है जी तो वो शूद्र होता है, जब वो व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य है, जब वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है तो वो क्षत्रिय है, और जब वो ज्ञान की बात कर रहा है तो वो ब्राह्मण। ये बात मैंने कही थी, और ये बात मैंने इसलिए कही थी कि यही वो तरीका है जिससे इस समाज को आप जोड़ सकते हैं। वरना मनुस्मृति या कोई भी स्मृति, गौतम स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, अत्रि स्मृति, वशिष्ठ स्मृति और आप स्तंभ स्मृति, जाने कितनी स्मृतियां हैं, और हर एक स्मृति मानव शास्त्र, मानव धर्म को बताने के लिए कि उसका जीवन कैसा चलना चाहिए वो बताती है। और ज़्यादातर सारी स्मृतियाँ उन्हीं चार वर्णों पर आधारित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मेरा मानना यह है कि संविधान ने आपको आर्टिकल 13 में यह सुविधा दी है और स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसी किताब या कोई भी ऐसा मानव संविधान जो मौलिक अधिकार को अगर प्रभावित करती है तो वो अप्रभावी है। आज के बाद उसका कोई मान्यता रह ही नहीं जाती। तो पहली बात तो यह है कि मनुस्मृति की कोई मान्यता है ही नहीं समाज में, संविधान जो है उसकी मान्यता है। दूसरी बात, मनुस्मृति में जो बातें लिखी हैं, जैसे मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबको पढ़नी चाहिए। और जहां तक जलाने की बात है, दुनिया की कोई किताब कभी भी नहीं जलानी चाहिए। क्यों नहीं जलानी चाहिए? क्योंकि कोई किताब जल जाने के बाद फिर आप उस पर बात करने से रह जाएंगे, फिर आप उस पर क्या बात करेंगे? आपको जलाइए मत, उसके पैरेलल, उसके बराबर खड़े होकर उसकी बातों को अपने ज्ञान, अपने तर्कों से काटिए और समाज को नई दिशा दीजिए। मैंने यही बात तो कही है कि मनुस्मृति पर या किसी भी स्मृति पर आप दो लोग बैठकर बहस करिए, चर्चा करिए, या समाज के वो तमाम लोग जो इन पर उंगली उठाते हैं उन लोगों को चर्चा करनी चाहिए ताकि वो जाने। जैसे एक भ्रांति है, लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद को सुन ले, वेद की ऋचाओं को सुन ले, तो उनके कान में शीशा डाल दो, लाख से उसके कान लॉक कर दो और पिघलता हुआ शीशा डाल दो। जबकि ये मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा। जब मनुस्मृति को पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि ये लिखा है कि नहीं लिखा। 99% लोग आज भी यही समझते हैं कि ये मनुस्मृति का है, लेकिन ये गौतम धर्म सूत्र का है। जो गौतम धर्म सूत्र है, गौतम स्मृति भी जिसको कहते हैं, उसका ये श्लोक है जिसमें ये बात कही गई है। तो अज्ञानतावश जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे नहीं तो आप कुछ भी उस चीज़ के बारे में बोलेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि मनुस्मृति वही जो वैदिक व्यवस्था थी चार वर्णों पर, उन्हीं पर आधारित है। तो उसमें जो वर्गीकरण है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में है। अब उसमें शूद्र जो है उसके लिए तमाम सारे नियम बनाए गए हैं। जैसे जो 12 अध्याय हैं मनुस्मृति के, जिसमें लगभग 2674 श्लोक हैं और एक संस्करण में 2764 श्लोक हैं।
तो उनमें अधिकतर जो श्लोक हैं वो इन्हीं मानवीय व्यवस्थाओं पर हैं। विवाह कैसे होना चाहिए और 4 वर्णों के अंतर्गत सबके नियम क्या क्या हैं, जीवन उसके जन्म संस्कार क्या होना चाहिए, मृत्यु संस्कार क्या होना चाहिए, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। दंड विधान क्या होना चाहिए। अब इस मनुस्मृति में क्या है कि एक ही 9वें अध्याय में 269 और 279 वे श्लोक पर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक ही काम के लिए, एक ही गलती के लिए ब्राह्मण को बहुत छोटा दंड है, और उसी काम के लिए शूद्र के लिए अगर चोरी करता है तो हाथ काट दिए जाएंगे, अगर गाली देता है तो जुबान काट दी जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुस्मृति में मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। स्त्रियों के लिए उसमें है कि कभी स्त्री को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये आज के अगर दृष्टि से देखेंगे तो मनुस्मृति ऐसे लगेगा जैसे एक पाबंदी बांधती है, हमारे लिए सीमाएं तय करती है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि सारी बातें उसमें बुरी नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूंजते रमनते तत्र देवता, ये मनुस्मृति में ही आता है। और ऐसी तमाम सारी चीजें, लेकिन गलत वहां सिर्फ इतना है कि वो 4 वर्णों में व्यवस्थित है। और महिलाओं के लिए तो किसी भी स्मृति हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई वर्ण हो, कुछ भी आप लेंगे तो महिलाओं के लिए तो आप समझिए कि वो सारी दीवारें ज्यों की त्यों खड़ी रहती हैं। तो मनुस्मृति मतलब मैं जलाने से सहमत नहीं हूँ। किसी भी स्मृति को, किसी भी किताब को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान ने हर किसी को शिक्षा का अधिकार दिया है। एजुकेशन आदमी का मौलिक अधिकार है। तो आप उनको पढ़िए, डेप्थ में जाइए और जानिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपसे और मैं करना चाह रहा हूं सर जी, कि आज के समय मनुष्य को मनुस्मृति पढ़ना चाहिए या संविधान पढ़ना चाहिए? संविधान ही पढ़ना चाहिए। देखिए, जीवन की जो यात्रा है, जीवन की जो यात्रा है वो हजारों साल की यात्रा है मनुष्य के जीवन की, और हर समय देश काल परिस्थिति अलग अलग रही है। कभी हम जो मनुष्य होता था उसकी लड़ाई सिर्फ पेट की लड़ाई होती थी। वो क्या करता था कि अगर किसी के पास वो एक आदमी हिरन मार के लाया और एक ने नहीं मार पाया तो वो उससे छीन लेता था। तो जो दंड विधान होते थे वो ये होते थे, चोरी तक सीमित होते थे। फिर हिरन से आदमी फसलें बोने लगा और बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने लगा, तो अब चोरियां भी बड़ी हो गई। तो अब जो मनुष्य की सभ्यता है, आज मनुष्य जहां, आदमी जहां खड़ा है, उस हिसाब से नियम होने चाहिए। मनुस्मृति उस समय की धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र है, उस समय की किताब है जब आदमी को, मनुष्य को अपने मौलिक अधिकारों की समझ नहीं थी। तो मनुस्मृति जो मौलिक अधिकार तय कर देती थी, जिसके उसी अनुसार लोग चलते थे। और ऐसे ही तमाम सारी स्मृतियां आदमियों के लिए वर्णों में ढालकर मौलिक अधिकार तय करती थी। अब आपको संविधान दिया है और ये व्यवस्था लगभग दुनिया के सभी देशों ने समाप्त अपडेट की है, और सब जगह एक नया मानव धर्मशास्त्र, जैसे अपने यहाँ संविधान है, ऐसे दूसरी जगह और चीजें हैं। तो सब लोग उस पद्धति से जीवन जीते हैं। अब मतलब सबको बराबरी का अधिकार है। हाँ, एक चीज की कमी यह है कि आदमी के मन में अभी भी वही बात है। जैसे अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है, लेकिन आज तक अमेरिका एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं दे पाया है, जबकि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा, सबसे पहली शुरुआत वकालत करने वाला अमेरिका है। लेकिन उस अमेरिका में आज भी एक भी महिला आज तक वहां राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो ये क्यों नहीं बनी? संविधान में तो लिखा है। क्योंकि जो आदमी की सोच, लिख के कुछ भी रख दो, वो लागू सही तभी होगा। जैसे लिखा है दहेज लेना पाप है, लेकिन क्या समाज में दहेज बंद हो गया? नहीं हुआ ना। तो जब तक आदमी, हम, आप, समाज इन तमाम चीजों को स्वीकार नहीं करेगा, संविधान भी तभी लागू होगा अक्षर से जब आप संविधान को पढ़ेंगे, समझेंगे, और एक तरफ आप मनुस्मृति को भी पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे कि मनुस्मृति से किस तरह से संविधान बेहतर है। कि और 2 तरह के लोग हैं समाज में। 5% वो लोग हैं जो मनुस्मृति पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। 5% लोग वो हैं जो मनुस्मृति पर आंख मूंद कर नफरत करते हैं। लेकिन जो 90% बीच की दुनिया है वो अज्ञानता में है। उसने न मनुस्मृति पढ़ा है, न संविधान पढ़ा है।
वो जो 5% इन्होंने कह दिया तो इधर लुढ़क गई, 5% इन्होंने कह दिया तो इधर लुढ़क गई। हमको इन दोनों से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि नफरत बांटने वाले लोग प्यार नहीं बांटेंगे। लेकिन जो बीच का समाज है, जिसको बहुत ज़्यादा कट्टरता से मतलब नहीं है, उस समाज के लिए इनको पढ़कर, समझकर और इनकी उचित रूप से व्याख्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ताकि दुनिया जाने कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो मनुस्मृति और संविधान की कोई तुलना नहीं है। संविधान आज कारगर है, लागू है, मनुस्मृति शून्य है, मनुस्मृति केवल चर्चा में है। मनुस्मृति से कोई किसी का जीवन थोड़ी तय होगा, पहले मनुस्मृति से होता था। तो मुझे तो लगता नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने जो बात कही थी आज वही बात दोहरा रहा हूँ कि बजाय मनुस्मृति को गालियाँ देना, जलाना, क्योंकि किसी भी दुनिया की बुरी से बुरी किताब में कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, आप उनको समझेंगे तो कुछ चीज़ अच्छी मिल जाएगी आपको। तो जलाना तो नहीं चाहिए। और आप ही के अंदर चारों वर्ण हैं, आप ही जब ज्ञान दे रहे हैं तो आप ब्राह्मण के समकक्ष हैं, आप ही जब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप क्षत्रिय के समकक्ष हैं, आप जब अपने परिवार को पालने के लिए, जीवन यापन के लिए चीज़ें खरीद बेच रहे हैं तो आप व्यापारी हैं, वैश्य हैं, और आप जब सेवा कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं सर, ये तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात है, वर्तमान समय की प्रेजेंट में ही तो चल रहा है। लेकिन जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वहाँ तो इसकी वास्तविकता कुछ और थी समाज में। देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पर आप किसको दोष दे सकते हैं? क्या ज्योतिबा फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने मनुस्मृति का विरोध किया? क्या उससे पहले लोग नहीं कर सकते थे? जब जागोगे तभी तो सवेरा होगा। आप आंख बंद करके भेड़ बकरी की तरह चलते रहेंगे तो आप 3000 साल तक चलते रहे। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान के बिना आप कोई दरवाज़ा नहीं खोल सकते। आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। आज भी न्यायालय में आप जाते हैं, वकील अंग्रेजी में लेटर लिखता है और जज अंग्रेजी में फैसला सुनाते हैं। बिल्कुल, आपको कुछ पता ही नहीं होता है, जबकि जीवन आपका दांव पर लगा है, लड़ाई आप लड़ रहे हैं, पैसा आप खर्च कर रहे हैं। तो आप तभी तो जानेंगे जब आप पढ़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अपने बच्चों को किताबें थमाइए। आप लोग जो प्रॉपर्टी इकट्ठी करते रहते हैं, करिए प्रॉपर्टी इकट्ठी, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के एवज में अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी भी पड़ती है तो तुरंत बेच दीजिए, क्योंकि एजुकेशन जो है, शिक्षा, वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो पिएगा उतना दाढ़ेगा। ये अम्बेडकर तो जी बाबा की साहब जो बात हैं, कहकर गए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बजाय किसी को गाली देना, किसी को बुराई करना, कोई किताब जलाना, ये चीज़ है ना, मुझे लगता है कि आपको जवाब मिला होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इतना ज्ञान देने के लिए। थैंक यू। आगे भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आपसे हम फिर मिलते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू भाई।